ड्यूरिंग द ईयर OL expensed 17.5. OL expensed 17.5 लिखते हैं जी। कैरिंग अमाउंट 0, क्यों? एक्सपेंस में चला गया ना, एसेट तो नहीं बना। OL ने किस में डाल दिया? लिख लें कैरिंग अमाउंट 0, लिख दिया 0, दूसरा पार्ट बना दिया। चलो, During the year, OL expensed out payments of 17.5 million. 17.5 million की पेमेंट्स की हैं, OL ने इसको एक्सपेंस में डाल दिया। Related to restructuring of one of the restructuring of business segments हम IAS 37 में पढ़ेंगे। Restructuring is a concept of IAS 37. Restructuring ये होती है कि आप अपना बिजनेस की जगह चेंज कर लें, कोई एम्प्लॉइज निकाल के और एम्प्लॉइज रख लें, इस किस्म के खर्चे हुए रिस्ट्रक्चरिंग के खर्चे। अकाउंटिंग वालों ने रिस्ट्रक्चरिंग के खर्चे कहां डाल दिए? ये हम IAS 37 में पढ़ेंगे, अकाउंटिंग वाले एक्सपेंस में डाला करेंगे इन खर्चों को। ये तो चिट्टी कह रहा है, चिट्टी कह रहा है, लाल कह रहा है नहीं। These expenses are allowed as खर्चा over a period of, टैक्स वाले कह रहे हैं इसको हमारे साल और अगले 4 साल खर्चे में डालो। टैक्स वाले कह रहे हैं इसको हमारे साल और अगले। भाई एक बात याद रखिएगा, जिस चीज को भी टैक्स वाले आहिस्ता आहिस्ता खर्चे में डालने को कहें, ये उनकी नजर में एसेट होता है, ये भालू एडजस्टमेंट है। भाई बता रहे हैं कि मैंने जो है सैटरडे वाला लेक्चर लिया है, ये भालू एडजस्टमेंट है। सैटरडे वाले लेक्चर में क्वेश्चन 9 की मैं अंग्रेजी दोबारा पढ़ रहा हूं। पॉइंट नंबर 2 देखें, एक है एक्रूअल और प्री पेमेंट की एडजस्टमेंट, वो सबर शुक्र और अजीब, वो डिस्कशन अलग है। वो एक्रूअल प्री पेमेंट की एडजस्टमेंट में तब डिस्कस करूंगा जब सवाल में लिखा हो एरियर, पेएबल, प्रीपेड, ओइंग, आउटस्टैंडिंग, रिसीवेबल, इस तरह के अल्फाज लिखे हुए। इस सवाल में तो इस तरह के अल्फाज लिखे नहीं हुए। ये एक्रूअल प्री पेमेंट की एडजस्टमेंट नहीं है, इसमें टी काउंट बनाने की जरूरत नहीं है। ये दो एडजस्टमेंट्स बिल्कुल एक जैसी थी। आई कैप ने इधर एडवर्टाइजमेंट के नाम से टेस्ट की और उधर रिस्ट्रक्चरिंग के नाम से टेस्ट की। इस साल हमने खर्चा बुक किया एडवर्टाइजमेंट का 15 मिलियन, और टैक्स वाले कह रहे हैं इसको 5 साल पे आहिस्ता आहिस्ता माइनस कर लो। तो एक बात याद रखिएगा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम डाल रहे होते हैं खर्चे में और टैक्स वाले उसको डाल रहे होते हैं आहिस्ता आहिस्ता खर्चे में। अब इसके बारे में रूल हमेशा ये होगा, मैंने एडवर्टाइजमेंट की, मैंने कहा मेरा खर्चा है 60 मिलियन, IFRS कैरिंग अमाउंट 0, कैरिंग अमाउंट 0, कैरिंग अमाउंट 0 और खर्चा है बस। टैक्स वालों ने कहा नहीं यार, ये तो एसेट है, ये तो एसेट है। बस हमारे साल क्या करेंगे, खर्चा उल्टा के अमोर्टाइजेशन माइनस कर देंगे, कैरिंग अमाउंट नजर और टैक्स बेस नजर आ जाएगी। होता टेम्परेरी डिफरेंस है, ये भी हमने अभी खर्चे में डाल दिया, उन्होंने 3 सालों में खर्चे में डाल दिया। तो ये ना एक कॉन्सेप्ट है जिसको किसी तरह एब्जॉर्ब करें। जिस चीज को हम कभी भी एसेट नहीं मानते, हमने कभी एडवर्टाइजमेंट को पीपीई में शो नहीं किया, जिस चीज को हम कभी एसेट नहीं मानते, अकाउंटेंट्स हराम है कि उसे एसेट माने, अकाउंटेंट कहते हैं ये एसेट नहीं है। टैक्स वालों को कभी कभी लगता है कि इस चीज का फायदा 1 साल से ज्यादा आएगा। हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं, हम कहते हैं हमारा कस्टमर पे कंट्रोल नहीं है, IAS 38 कहता है एडवर्टाइजमेंट को एक्सपेंस में ले जाओ। टैक्स वाले कहते हैं हमें लगता है इस मशहूरी की वजह से 3-4 साल तक तो कस्टमर आते रहेंगे। अब वो कह रहे हैं तो क्या करें, फिर इसको एसेट बनाना पड़ेगा। तो याद रखिएगा हमेशा, जिस चीज को भी टैक्स वाले आहिस्ता आहिस्ता खर्चे में डालेंगे, उसे हमेशा टैक्स वालों की नजर में क्या बना दीजिएगा। इस लाइन का मतलब ही ये हुआ करेगा, कितने रहेगी, इस लाइन का मतलब ही ये हुआ करेगा, एज पर टैक्स लॉ दीज एक्सपेंसेस आर अलाउड एज एक्सपेंस ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years, मींस इट इज एसेट एज पर टैक्स रूल्स। जिस चीज को वो आहिस्ता आहिस्ता खर्चे में डालेंगे, इट इज एसेट एज पर टैक्स रूल। इसको भालू एडजस्टमेंट कहते हैं हम। बोले दुनिया अजीब है,
दुनिया अजीब है। हम अकाउंटिंग वाले जिन चीजों को हमेशा खर्चा कहते हैं, अगर टैक्स वाले उसको ऐसा ऐसा खर्चे में डालें तो फिर टैक्स वाले तो उसको एसेट मान रहे हैं ना। अच्छा, फर्नीचर क्या होता है? ऐसा ऐसा खर्चे में डाला जाता है, उसका नाम डेप्रिसिएशन होता है। बिल्डिंग क्या होती है? ऐसा ऐसा खर्चे में डाला जाता है। लेकिन एडवर्टाइजमेंट को तो हम अकाउंटिंग वाले तो ऐसा ऐसा खर्चे में, टैक्स वाले कह रहे हैं डालो, तो जिस चीज को ऐसे ऐसे खर्चे में डाला जाता है उनका नाम एसेट एसेट टाइप होता है। तो डेट्स वाई अगर आप लोग थोड़ी सी एक डायग्राम बनाना चाहें तो ये बनेगी 2000 कौन सा है हमारा 18 और 2000 अकाउंटिंग वालों ने कितना खर्चे में डाला, टैक्स वालों ने कहा इसको क्या बनाओ एसेट, और आहिस्ता आहिस्ता खर्चे में लाओ, डिवाइड करें 5 से 3 पॉइंट कैरी डाउन 14, अगले साल कैरी डाउन 10 पॉइंट। ये 2 साल मैंने आपको ऐसी समझ लेके नहीं बना दी है, ये 2 साल मैंने आपको समझने के लिए बना दिए कि टैक्स वाले क्या करेंगे। इस साल क्या करेंगे, अकाउंटिंग खर्चा उल्टा देंगे और टैक्स वालों का खर्चा रिकॉर्ड कर देंगे। कैरिंग अमाउंट नजर, कैरिंग अमाउंट कितनी है 0, कैरिंग अमाउंट 0, और टैक्स बेस आज तक कभी आईकैप ने अगले साल का सवाल नहीं पूछा। अगले साल का सवाल जब पूछेगा ना आईकैप तो मुझे डर है कि बच्चे दोबारा 17.5 को उल्टाएंगे उस अटेम्प्ट में, हालांकि वो पिछले साल उलट चुका है। सवाल तो तब मजा आएगा जब कभी आईकैप अगले साल का सवाल पूछे कि इन प्रीवियस ईयर 17.5 was incurred as expense, however tax authorities are saying deduct it over a period of 5 year। तो जब कभी अगले साल का सवाल आएगा पेपर में, ये मजे का सवाल आएगा, अकाउंटिंग वालों का आपको उल्टाना कुछ नहीं पड़ेगा, टैक्स वालों का माइनस करने पड़ेगा 3.5 करंट टैक्स में, लेकिन डेफर टैक्स की वर्किंग में आप लोग माइनस करेंगे 17.5 माइनस 2 दफा 3.5 ताकि टैक्स बेस आ जाए 10 पॉइंट। ये तो 2019 का सवाल है, इसकी डिस्कशन मुझे नहीं चाहिए। 2018 में बता दें अकाउंटिंग वालों ने कितना खर्चे में डाला, इसको उल सर आपको कैसे पता चला अकाउंटिंग वालों ने खर्चे में डाला? मेरे भाई सवाल में लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर ओएल एक्सपेंस डोएल एक्सपेंस डोएल एक्सपेंस डोएल एक्सपेंस डोएल एक्सपेंस, अकाउंटिंग वालों ने खर्चे में डाल दिया। टैक्स वाले कह रहे हैं ऐसे ऐसे खर्चे में डाल लो, उल्टाएं। वो मैं आपको बनाने देता हूं, सब्र करें, पहले उल्टा दें। रीस्ट्रक्चरिंग एक्सपेंस उल्टा दें, और लेस नहीं पेमेंट कहां से आ गई, इसका वो पेएबल है ही नहीं, सवाल में लिखा होता पेएबल है, फिर पेएबल पेमेंट की डिस्कशन होती, पेएबल तो कोई नहीं है। बस टैक्स वालों की नजर में डिडक्शन कितना अलाउ होगा, डेप्रिसिएशन लिख दें, अमोर्टाइजेशन लिख दें, जो मर्जी लिख दें, डिवाइडेड बाय 3.5। लेकिन आप इसको एक दूसरे एंगल से देखें, टैक्स वालों ने कितने का एसेट रिकॉर्ड किया होगा, आहिस्ता आहिस्ता कितने सालों में खत्म करना है, कितने साल खत्म हो गया, कितना बच गया। ये कैरिंग अमाउंट मैंने आपको 0 लिखवा दी हुई है पहले, क्योंकि एक्सपेंस है पॉइंट, फिर कैलकुलेट करें 17 माइनस 17.5 माइनस, अब इसका नाम बच्चे पूछते हैं, अब क्या मैं नाम बताऊं, रीस्ट्रक्चरिंग एसेट नाम रख लें, एसेट ही, हाँ कॉस्ट को एसेट नाम रख लें ताकि रूल पता चले ना, रूल 1 लगना है, 2 लगना है, 3 लगना है, 4 लगना है। इसका नाम रीस्ट्रक्चरिंग एसेट होगा, लेकिन अकाउंटिंग वालों की नजर में ये एसेट नहीं है और टैक्स वालों की नजर में ये एसेट है। अब ये रूल आज लगेगा रूल 2, वो मैंने आपको पढ़ाया नहीं हुआ, एक जगह लिखवाया हुआ था, लेकिन वो मैं अभी खोल नहीं रहा। रूल 2 कि इफ कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इज लेस देन टैक्स बेस ऑफ एसेट, उस तरह ना चलें, वो लॉजिक पे आसान से जवाब दे दें, लॉजिक पे आसान सा जवाब दे दें। अकाउंटिंग वाले फ्यूचर में कितना डेप्रिशिएट करेंगे 0, टैक्स वाले फ्यूचर में कितना डेप्रिशिएट करेंगे 14। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन कम होगी, टैक्स डेप्रिसिएशन ज्यादा होगी, तो टैक्स डेप्रिसिएशन ज्यादा माइनस होगी,
तो 14 जब ज्यादा माइनस होगा तो 14 फ्यूचर में डी, इसलिए आज खड़े होके इसका नाम बोले दिस 14 is deductible in next 4 years. This 14 is deductible in next 4 years. That's why it is called as. और लॉजिक वही, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन फ्यूचर में 0 है, टैक्स सेप्शन फ्यूचर में 14 है, तो इसलिए आज बढ़ नहीं रही, उल्टा कम हो रही है, तो इसलिए टैक्स सेप्शन कम होगी, माइनस होगी, तो उससे फ्यूचर में टैक्स सेविंग होगी, इसलिए इसका नाम डिडक्टेबल टेम्परेरी डे। ये लिखा रहने देना, मेरे पास जगह नहीं थी, मैंने मिटाया। आपके पास व्हाइट बोर्ड पे जगह नहीं होती, हमारे पास दिल में जगह नहीं होती। योम तशक्कुर का कोई पोस्ट अभी चली थी, आप लोगों ने भी सुना है? आज फजर में मुसलमानों ने मस्जिदें भर दी हैं योम तशक्कुर की वजह से, तो मस्जिद में जगह नहीं मिल रही थी, आज बाहर नमाज पढ़ी है, जानमाज डाल के ना। अच्छा, तो योम तशक्कुर में तो आपको पता है मस्जिदें आज आबाद हो गई थी, फजर के अंदर रश हो गया था, ऐसे ही है ना, वही एक साफ थी अभी तक। अच्छा, पता नहीं किसका शुक्र कर रहे हैं। चले आगे जी। एडजस्टमेंट नंबर 7, हाइब्रिड में बातें नहीं करनी, खुदा का खौफ करें। एक्सपेंसेस इंक्लूड, एक्सपेंसेस में पड़ा है एक्रूअल्स। अब आप वो प्रीपेड और पेएबल्स और वो वाले अकाउंट बनाएं। हाउ टू टैकल, प्रिपेयर टी अकाउंट, अकाउंट ही बनाएं छोटी सी, साइड पे हट जाओ, मैं अकाउंट ही बनाने लगा हूं। वर्किंग नंबर 8, एक्सपेंस का अकाउंट। एक्सपेंसेस इंक्लूड पेएबल 26, पेएबल के साइड पे होता है। किसी अच्छे बच्चे को पता है कि ओपनिंग पेएबल इधर होता है और क्लोजिंग पेएबल इधर होता है? जी, क्लोजिंग पेएबल बोलें, बोलो 9 26। एक्सपेंसेस इंक्लूड एक्रूअल्स ऑफ 26, मैंने आगे पढ़ा ही नहीं, मुझे एक्सपेंस का नाम नहीं पता अभी क्या है, पता नहीं क्या है। एक्सपेंसेस इंक्लूड एक्रूअल्स ऑफ 26 million which will be allowed for your ठहर जा, which will be allowed। how to tackle, prepare टी अकाउंट। अगला काम, पेबल अगले साल, तो इस साल खर्चे में गया होगा माय ब्रो, लिटिल ब्रो। तो मेरे छोटे भाई, ये इस पेबल अगले साल पे होगा, तो इस साल खर्चे में गया होगा, तो P&L कितना 26। अब अगर सारे सुन लें, सारे सुन लें, अब अगर टैक्स वाले फॉलो कर रहे होंगे ना कैश अकाउंटिंग, तो खर्चा उल्टा के पेमेंट माइनस होगी माय ब्रो, ब्रो खर्चा उल्टा के पेमेंट, और कैरिंग अमाउंट नजर आएगी, टैक्स बेस 0 होगी, क्योंकि टैक्स वालों की दुनिया में पेएबल एग्जिस्ट। लेकिन अगर टैक्स वाले एक्रूअल अकाउंटिंग फॉलो कर रहे होंगे तो करंट टैक्स में हमने डाला 26, वो भी कहेंगे 26, क्योंकि वो भी एक्रूअल अकाउंटिंग फॉलो करेंगे, तो करंट टैक्स में कुछ नहीं करेंगे, और कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस को बराबर लेंगे हम पेपर में, 26 लिख के आएंगे, ये मार्क्स भी लेने हैं, डिफरेंस 0 आ जाएगा। ओ, टैक्स वाले कौन सी अकाउंटिंग फॉलो करें? कैश अकाउंटिंग। How to tackle, मास्क पहने, जूते उतारें, हाउ टू टैकल। साथ वाला आपके घर आते क्या परेशान हो जाते हैं या शरबत का इंतजाम करते हैं? भाई मेहमान है वो तो आप। हाँ सर ठीक है, बट तो एक लिमिट भी होती है ना, कैसी कैसी बातें। अच्छा जी, उसके आने का जब टाइम होता है तो बेल बंद कर देता हूँ घर की, मोबाइल फ्लाइट मोड पे लगा देता हूँ। अच्छा जी, ठीक है ना भाई, दूसरे को इससे ज्यादा डिस्टर्ब भी तो ना किया करें ना, खुद भी तो सोचें।
उसकी अपनी भी लाइफ है और आने से पहले बता दिया करें तो फिर भी ठीक है, बेहतर के मैं गुल खिलाने आ रहा हूँ। अच्छा, कौन सा सफ़ा हाउ टू टैकल वाला? नीचे कर दोगे, चलो सफ़े कम से कम आपको पता चलने शुरू हो गए कहाँ है ये। आई रियली अप्रिशिएट हाउ टू टैकल। अगर टैक्स अथॉरिटीज कैश अकाउंटिंग फॉलो कर रही है तो प्रिपेयर टी अकाउंट ऑफ एक्सपेंस बना लिया, रिवर्स एक्सपेंस एंड रिकॉर्ड पेमेंट, रिवर्स एक्सपेंस एंड रिकॉर्ड, रिवर्स एक्सपेंस एंड रिकॉर्ड पेमेंट। कैरिंग अमाउंट विल अपीयर, however tax base will be 0। खरामा खरामा चलें और रिवर्स करें एक्सपेंस को। अब एक्सपेंस का नाम नहीं है तो एडजस्टमेंट का नंबर भी लिखा जा सकता है पेपर में। एडजस्टमेंट नंबर कौन सी है? VII। हाँ, एक्सपेंस उल्टा के पेमेंट माइनस करनी है, बट पेमेंट सवाल में है ही नहीं। हाँ जी, नहीं प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है जी। नाउ पेबल, पे नहीं, एक्सपेंस नहीं, एक्सपेंस। यार नाम इसको बता देना चाहिए था, रेंट एडवर्टाइजमेंट है क्या, जरा अच्छा लगता है, मजा भी आता है। एक्सपेंस पेबल, कैरिंग अमाउंट विल अपीयर हाउएवर टैक्स बेस विल बी 0। जब कभी ये पेबल पे होगा तो टैक्स वाले इसको अपॉन पेमेंट का लफ्ज लिखा हुआ है सवाल में तो डिडक्ट करने देंगे। इट इज डिडक्टेबल इन। वैसे रूल नंबर 3 भी हमने पढ़ा था, कैरिंग अमाउंट ऑफ लायबिलिटी इज ग्रेटर देन टैक्स बेस ऑफ लायबिलिटी देन इट इज डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। It is deductible in future. Deductible in future. साथ वाला बबलू है या भालू है? अब जी आगे चलें। सांसी एडजस्टमेंट है, साथ वाले को 1 मिनट के लिए अपनी जिंदगी से निकालें। एक्सपेंसेस इंक्लूड, निकल जाओ। एक्सपेंसेस इंक्लूड कैश डोनेशन ऑफ 5 मिलियन जो कि खर्चे के तौर पे माइनस करने की इजाजत नहीं है। क्या कर दें? ऐड कर दें। बस इसमें तो पेएबल प्रीपेड का अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। खुदा के लिए इसको डेफर्ड टैक्स में भी ना लेके जाइएगा, क्योंकि इसके साथ ये नहीं लिखा हुआ ये पेएबल है। पेएबल होता तो फिर और बात होनी थी। अब तो सिंपल बस सवाल में लिखा हुआ है खर्चों में डोनेशन पड़ी भी है, तो क्या करें? उल्टा दें। डोनेशन रेड मार्कर से लिखनी चाहिए थी ये, क्योंकि इसने एंड पे रिकॉन्सिलिएशन भी हेल्प करवानी है। डोनेशन बता दें कितनी है। ये खर्चा अलाउड है या नॉट अलाउड है? इसको क्या कर दें? ऐड बैक कर दें। टैक्स वाले ये खर्चा माइनस करने दे रहे हैं या नहीं दे रहे माइनस करने? ओके ओके अदर इनकम में क्या पड़ा हुआ है? कमीशन रिसीवेबल कितने मिलियन? 12 मिलियन। अब ये जरा आप लोगों ने ना बड़ा अटेंटिवली एडजस्टमेंट समझनी है। ये एक तरह की एक रिवीजन हो रही है जो कल की क्लास में हमने सवाल किया था, लेकिन अगर कल की क्लास आपने नहीं भी अटेंड की हुई तो सही से समझिएगा, बात आपको समझ आ जाएगी। समझ के समझ को समझो, समझ भी आखिर समझ है। जो ना समझे समझ को समझो वो बेसमझ है। वर्किंग नंबर 9।
कमीशन रिसीवेबल है तो फिर एक्सपेंस होगा या इनकम होगा? जब भी आ जाए रिसीवेबल, प्रीपेड, पेएबल तो टी अकाउंट फौरन बना लिया करें। ये रिसीवेबल है या अनअर्न्ड है? ओपनिंग रिसीवेबल इधर आते हैं, क्लोजिंग। जब भी सवाल खामोश होगा ये क्लोजिंग रिसीवेबल ही हुआ करेंगे, अनलेस के सवाल बता दे ओपनिंग रिसीवेबल है। ये क्लोजिंग रिसीवेबल है, तो ये लिखा नहीं हुआ ना, बस इनकम में पड़ा हुआ रिसीवेबल, ये क्लोजिंग रिसीवेबल है। तो क्लोजिंग रिसीवेबल कितना आ गया? अभी ना देखें टैक्स वाले क्या कह रहे हैं, इसको छोड़ें, अभी ना देखें टैक्स वाले क्या कह रहे हैं, ना देखें ना, पहले टी काउंट तो पूरा करें। हाउ टू टैकल, प्रिपेयर टी काउंट, प्रिपेयर टी काउंट। रिसीवेबल अगले साल, तो इस साल किस में गया होगा? ये तो सवाल भी बता रहा था इनकम में गया है। सॉरी, ऐसे नहीं हंसना चाहिए था, आई टेक माई हंसी बैक। तो रिसीवेबल अगले साल क्या होगा? तो इस साल किस में गया होगा? इनकम में, जाहिर बात है। अब टैक्स वाले देखते हैं क्या चाहते हैं, कैश अकाउंटिंग चाह रहे हैं, एक्रूवल अकाउंटिंग चाह रहे हैं। बोथ इनकम्स, डिविडेंड भी है, चलो इसको खोल लें साथ ही अकाउंट। बोथ के बारे में फिर इकट्ठा पढ़ लेंगे अगर तू पढ़ाना चाह रहे तो। डिविडेंड, ओ इट इज री, तो यहां पे आएंगे क्लोजिंग रिसीवेबल, बादशाह सलामत, अच्छा ठीक है। आज शहजादा किधर है? बादशाह अभी तक वो सोया पड़ा है, लगता है मेरे पे गया है। क्लोजिंग रिसीवेबल 30, रिसीवेबल अगले साल रिसीव होगा। बोंगी ना मारा करें जिंदगी में, सही बताया करें। रिसीवेबल अगले साल, तो इस साल इनकम में गया होगा, अदर इनकम इंक्लूड, उसमें पड़ा हुआ है। अब अगर ना कैश अकाउंटिंग हुई टैक्स वालों की नजर में, तो क्या करेंगे? अगर कैश अकाउंटिंग हुई ना, तो इनकम उल्टा के रिसीट ऐड कर देंगे। जितना कैश आया होगा उसको ऐड कर देंगे इनकम में, और कैरिंग अमाउंट नजर आएगी, और टैक्स बेस्ड रिसीवेबल्स की एग्जिस्ट नहीं करती अगर एक्रूअल अकाउंटिंग यूज ना हो रही हो, कैश अकाउंटिंग यूज हो रही हो। दोनों इनकमें आर टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस, दोनों इनकमें आर टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस। दोनों इनकम्स पे टैक्स लगना है किस बेस पे? बस फिलहाल आगे ना पढ़ेंगे, फिलहाल आगे ना पढ़ेंगे। दोनों इनकम्स पे टैक्स लगना है रिसीव बेस पे। इनकम उल्टाकर कैश जो रिसीव हुआ है, कोई नहीं रिसीव हुआ, उसको ऐड करें। सबर अभी लेस, इधर देख लेना सवाल में, बोथ इनकम्स आर टैक्सेबल ऑन if tax authorities are using prepare in current tax working reverse income and record receipt. So please reverse the income. What is income? What is receipt? कौन सी इनकम? कमीशन। अभी ना नोट करें कितना, रिकॉर्ड रिसीट, उसकी जरूरत नहीं है, रिसीट है नहीं। In deferred tax working, in deferred tax working, carrying amount will appear and tax base will be 0. Carrying amount will appear. Commission receivable, commission receivable कितना? कैरिंग अमाउंट विल अपीयर। हाउएवर टैक्स वालों की नजर में कौन सी अकाउंटिंग फॉलो हो रही है? जब टैक्स वाले कैश अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हो तो फिर रिसीवेबल्स एग्जिस्ट नहीं करता।
और जब ये रिसीवेबल अगले साल रिसीव होगा तो रिसीव होने पे टैक्स वाले कहेंगे इज इट टैक्सेबल ऑन पेमेंट बेसिस, यानी ये आपको मिल गया है तो इस पर टैक्स दें। तो जब ये रिसीवेबल रिसीव होगा तो आपको इस पर टैक्स देना पड़ेगा। सो इट इज टैक्सेबल इन फ्यूचर। और रूल 1 भी वैसे यही कहता है अगर कैरिंग अमाउंट ज्यादा हो तो टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। डन। ये रिसीवेबल अगले साल, और उधर हम पढ़ के आए कि जब रिसीव होगा तब इनकम में जाएगा, तो इसका मतलब है टैक्सेबल इन फ्यूचर, इसलिए इसका नाम टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। फिलहाल अगले को भी इसी तरह कर लें, फिर ये भी मैं फिल कर देता हूं आगे। पहले अगले को भी इस तरह कर लें। डिविडेंड इनकम, बोथ इनकम्स आर टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस। बाय हाउ टू टैकल? प्रिपेयर टी काउंट ऑफ इनकम इन करंट टैक्स वर्किंग रिवर्स इनकम। असल में ना टैक्स वाले इसको इनकम नहीं मान रहे, वो कह रहे हैं जो कैश आया उसको इनकम मानो। हमने देखा कैश तो आया ही नहीं, कैश तो आया ही नहीं, तो रिवर्स इनकम रिकॉर्ड कैश। रिवर्स इनकम रिकॉर्ड कैश, कैश रिकॉर्ड हो गया। नाउ डिविडेंड रिसीवेबल, ये यहां से उठाना है बबलू, ये यहां से उठाना है क्लोजिंग रिसीवेबल, नो प्रॉब्लम। टैक्स बेस, क्योंकि कौन सी अकाउंटिंग फॉलो हो रही है? कैश अकाउंटिंग फॉलो हो रही है। डन। अच्छा जी, अभी भी आपने नोट नहीं करना, यहां तक आपने कर लिया सारा। क्या पढ़ के कौन सी अकाउंटिंग फॉलो हो रही है? Whenever cash accounting is followed by tax authorities, we will reverse income and record cash which is not available. We will reverse income and record cash which is not available. However, in the deferred tax working, because accounting follows IFRS follows accrual accounting, so receivables will exist. However, in cash accounting वाले तो IFRS वाले तो accrual accounting follow करते हैं, उसमें receivable exist करते हैं. However, in cash accounting, receivable does not exist. That's why tax base will be 0. दोनों इनकम टैक्सेबल हैं ऑन रिसीट बेसिस पे 30% पे, जब तक अगर 30/18 में रिसीव हो जाए। अगर हमारे साल रिसीव हो जाए तो इन पे टैक्स 30% ही लगना है। हाँ, जनरल टैक्स रेट भी 30% है, वो मैंने छुपाया हुआ, जरा नीचे देख लें इसमें सवाल में। ये जनरल टैक्स रेट भी देख लें 30%। तो कहते हैं अगर ये रिसीव हो जाए ना हमारे साल, तो फिर तो अच्छा, अब जिन लोगों ने कल की क्लास नहीं ली थी उनके लिए एक मिसाल देता हूं मैं। आपने पिज्जा खरीदना है, दुकानदार ने कहा हुआ है, दुकान में लिख के लगाया हुआ है कि अगर तो आपने रात 12 बजे तक खरीद लिया तो पिज्जा 500 रुपए का, लेकिन अगर 12 बजे के बाद खरीदा तो फिर आपको 400 रुपए में मिलेगा, फिर आपको 400 में मिलेगा। अब आपको ये पता है कि 31 दिसंबर की रात को 12 बजे से पहले मैंने खरीद लिया पिज्जा 500 का है, और उसके बाद मैंने खरीदा तो 400 का है। आपने दोस्त से पूछा, दोस्त ने कहा यार ये तो मैं ट्रैफिक में फंस गया हूं, बड़ा मसला है, मैं तो रात 2 बजे तक पहुंचूंगा। मैंने कहा यार फिर तुम्हारे लिए फ्रेश ही इंशाल्लाह अरेंज करेंगे। अब आप बताएं आप अपने लिए कितने पैसे रखें? 400, बिकॉज दिस न्यूज इज नॉट हिडन। अगर ये न्यूज हिडन होती और आपको पता ना होती फिर तो आप 500 रखते, फिर उसमें कोई मसला नहीं है। इट इज वेरी लॉजिकल थिंग, इट इज वेरी लॉजिकल थिंग, ये बड़ी लॉजिकल थिंग है कि आपको पता है कि यार अगर 12 बजे से पहले मैंने खरीदने उतने कि 12 बजे के बाद खरीदने। अब आप देख लें आपका क्या प्लान है। अगर आपने 12 बजे के बाद खरीदने तो पागल है 500 रुपए लेकर रखें। कल अम्मी ने डस्टबिन से बिल उठा के देख लेना हो तो पुत्र मेरे मंगिया 500 थी, खाता 400 थे, 100 रुपया डेफिशिएंसी पूरी करो।
तो इसलिए 400 अरेंज करके रखे बस जो चाहिए। अच्छा, हुकूमत पाकिस्तान ने कहा अगर तुम लोगों को इस साल ये चीजें मिली तो फिर टैक्स रेट है 30%। हमने कहा इस साल मिली ही नहीं, इस साल मिली ही नहीं। हुकूमत ने कहा अगर इस साल मिल गई तो 30% टैक्स है। हमने कहा इस साल तो मुझे मिली नहीं। हुकूमत ने कहा क्यों नहीं मिली? हमने कहा ये देखिए मिलेबल, तो ये तो मिलेबल है, मिली तो नहीं। अगले साल से कमीशन तो हो रहा है माफ और डिविडेंड के लिए हुकूमत टैक्स रेट कर रही है। बाय डिफॉल्ट हम एज्यूम किया करेंगे ये इंफॉर्मेशन हमें 30 जून की 18 की रात को पता चल गई है। ये इंफॉर्मेशन हमें पहले ही पता चल गई है। सवाल में अगर कुछ नहीं लिखा होगा हम एज्यूम क्या करेंगे ये इंफॉर्मेशन हमें पहले ही पता चल गई है। जैसे दुकान पे लिखा होता है ना, विद इफेक्ट फ्रॉम 12:01 द प्राइस विल बी रिड्यूस टू ओनली 400। ये उस तरह का कॉन्सेप्ट है। अब जिन्होंने कल की क्लास ली थी और कल की क्लास नहीं भी ली, आज की क्लास ले रहे हैं, वो मुझे ज़रा सोच के बताएं मेरा कमीशन रिसीवेबल है या रिसीव हो गया हुआ है हमारे साल? रिसीवेबल है। वैसे जब अगले साल रिसीव होगा तो टैक्स क्या लगेगा? 0% कमीशन पे। और जब डिविडेंड अगले साल रिसीव होगा तो टैक्स की किताब में लिखा हुआ है, कल की क्लास में आपको पढ़ाया था मैंने, एक जगह जाके फिक्रा 2 लाइनें कि डेफर टैक्स लायबिलिटी रिकॉर्ड उन अमाउंट्स पे करनी है जिनमें आपको लगे कि इतना डेफर करके टैक्स देने आपने। अब मुझे यह बता दें कि मैंने डेफर करके कमीशन पे कितना टैक्स देना है? डेफर करके कमीशन पे कितना टैक्स देना है? 0। और डेफर करके डिविडेंड पे कितना टैक्स देना है? अच्छा, ये मुझे कोई डाउटफुल है या ये बात पक्की ठक्की सवाल ने बता दी है? अब इनके लिए टैक्स रेट मैं 30% यूज नहीं करूंगा। इनके लिए टैक्स रेट क्या यूज करूंगा? अब मैं यूज करें, पहले मैं डिविडेंड समझाता हूं, कमीशन बाद में समझाऊंगा। पहले डिविडेंड। अच्छा जी, अभी टैक्स रेट के फटे में ना पड़े, अभी मेरे किसी और सवाल का जवाब दें। ये जो रिसीवेबल है अगले साल क्या होगा? और सवाल में लिखा हुआ है जब रिसीव होगा तब क्या देना पड़ेगा? टैक्स। तो बोलें इट इज टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। तो 35 इज टैक्सेबल टेम्परेरी। इस टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस पर डेफर करके कितना टैक्स देना है? 30% या 10%? 10%। तो आज खड़े होकर अगर अगले साल का रेट पता चल जाए तो मुनासिब है अगले साल का रेट यूज कीजिएगा। इसलिए बाकी सारी जगह सवाल में मैं रेट यूज करूंगा 30%, क्योंकि कोई ऐसी लाइन सवाल में नहीं लिखी हुई थी। लेकिन इधर मैं रेट यूज करूंगा, ये मुझे पता है मैंने 3.5 का टैक्स देना है, आप लोगों को भी पता है यार। हमने अगले साल अल्हम्दुलिल्लाह कितना टैक्स देना है? सिर्फ 3.5। डेफर करके मैंने टैक्स देना 3.5। किस पर? किस पर? 35 पर। 35 पर कितना देना है? अच्छा, ये तो एक तरह की जहालत सी होगी ना कि पता चल गया अगले साल रेट 10% है और यूजर्स को ऐसे ही परेशान कर रहे हो कि नहीं 35 पे 30% भी देना पड़ सकता है। वो तो अजीब सी बोंगी होगी ना। अब लाइबिलिटीज को बिला वजह तो नहीं ओवरस्टेट करना होता। पता है एक चीज का 400 रुपए की, 400 रुपए रेंज करके रखें, मैं बात खत्म है। सो विद इफेक्ट फ्रॉम अगला साल द रेट विल बी। तो हमारे साल खड़े होके अगर अगले साल का कोई रेट पता चल जाए तो वो क्यों यूज कर सकते हैं हम? क्योंकि हमें पता है अगले साल हमने देना ही इसी रेट पर है टैक्स। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था हमारे, वो कैश और एक्रूवल का तो कोई ताल्लुक नहीं है, ये एक नया सा कॉन्सेप्ट था। हाउ टू टैकल से अल्लाह का शुक्र है हमारी सारी फिगर्स निकल चुकी हुई थी। हाउ टू टैकल वाले सिनेरियो के बाद ये सिर्फ नई चीज है जो हमने यहां पे सीखी है कि रेट क्या है? 10%। अच्छा, इसमें अगर आप अब करें कमीशन में, तो इसमें मैंने आपको करके दिखाया था, फिर अजीब सी कहानी बन जाएगी। अगर आप इसको 12 निकाल लेना तो फिर 12 पे 0% लगाएंगे, यानी कि जवाब 0 ही आना है, क्योंकि डेफर करके कोई टैक्स देना। लेकिन एक चीज मैंने कहा था यहां किया करें, एक चीज मैंने कहा था यहां किया करें, आप मेरा मशवरा है डिफरेंस निकालें ही ना, क्योंकि इस डिफरेंस का नाम होता है टेम्पो।
ये अजीब वाला सिनेरियो बना है, ये अजीब वाला सिनेरियो बना है। अजीब वाला सिनेरियो क्या था? इन केस ऑफ परमानेंट डिफरेंस का क्या मतलब है? 0% टैक्स मींस अकाउंटिंग वाले ने तो इनकम में डाल दिया, टैक्स वाले कभी इनकम में नहीं डालेंगे। तो ये वाला सिनेरियो, अब कैश अक्रूवल से बाहर निकल आए। ये कैश अकाउंटिंग थी इधर, लेकिन अब वो बात ही बढ़ गई है, ऐसी कैश अकाउंटिंग है जिसमें परमानेंट डिफरेंस आ रहे हैं, इसको फिर ऊपर नीचे छोड़ें, इधर ले आया करें। तो ये एग्जाम्प्ट इनकम है अल्हम्दुलिल्लाह। सो इन डेफर्ड टैक्स वर्किंग कैरिंग अमाउंट विल अपीयर इन टैक्स बेस को जबरदस्ती उसके बराबर ले लो, दिल ना भी मान रहा हो। हालांकि कैश अकाउंटिंग में वो जीरो होती है, लेकिन जबरदस्ती बराबर ले लिया करें। इसको अब मैं काट के, बल्कि मैंने आपको कहा था नोट ही ना करें, इसको काट के मैं क्या लिख रहा हूं? 12, ताकि डिफरेंस क्या आ जाए, और टैक्स रेट तो वैसे ही 0% है। चलें जी, नोट करो। ओके अच्छा जी, सोतों को जगा दें। आप पढ़ें जी आखिरी एडजस्टमेंट। साल के आखिरी दिन हमने एडवांस रेंट लिया 16 मिलियन का। वर्किंग नंबर 11। कौन सा अकाउंट? रेंटल इनकम। आपको क्या राय है, कैश लिख के कैरी डाउन बैलेंसिंग ले लूं या कैरी डाउन लिख के कैश बैलेंसिंग ले लूं? ज्यादा वैसे बात ये सही है कैश लिखे, क्योंकि सवाल ने ये नहीं बताया कि क्लोजिंग है, सवाल ने बताया रिसीव हुआ है रेंट। क्लोजिंग भी लिख सकते हैं आप, आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी लिख लें। सवाल ने क्या, रेंट रिसीव हुआ है 16 मिलियन, लेकिन है सारा अगले साल का। तो मैं ऐसा करूं, आपको पता है एंट्री होती है कैश डेबिट रेंटल इनकम क्रेडिट, तो कैश इधर आता है। ऐसा ना कर लें कैश लिखूं और इसको इनकम में ना लेके जाऊं, बल्कि इसको कैरी डाउन में लेके जाऊं, क्योंकि ये अर्न्ड है या अनअर्न्ड है? अनअर्न्ड है। लेकिन इस तरह भी तो आप कर सकते थे कि सवाल में लिखा हुआ है मुझे रेंट रिसीव हुआ अगले साल का और मिला साल के आखिरी दिन। साल के आखिरी दिन मुझे रेंट मिला किस साल का? तो इसका नाम ही आप रख दें क्लोजिंग अनअर्न्ड। ऐसा भी कर सकते हैं, इसका नाम क्लोजिंग अनअर्न्ड रख दें। अब अनअर्न्ड अगले साल क्या होगा? ऑन होके P&L में जाएगा। पूरा बोले, अनअर्न्ड अगले साल क्या होगा? ऑन होके P&L में जाएगा। तो इस साल रिसीव हुआ होगा, वो तो सवाल ने लिखा हुआ था। अच्छा, हाउ टू टैकल? टी अकाउंट बना लिया है। अब करंट और डेफर्ड में क्या करना है? अगर कैश अकाउंटिंग हुई, सारे देखें इधर, सारे 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 देखें इधर। अगर कैश अकाउंटिंग हुई, इनकम उल्टा के कैश ऐड कर रहे होंगे और कैरिंग अमाउंट नजर आएगी, टैक्स बेस 0 होगी, पर कैश अकाउंटिंग ही है। इनकम उल्टाएं, नहीं है, कैश रिकॉर्ड करें। हाउ टू टैकल प्रिपेयर टी अकाउंट? उल्टाएं इनकम, कैश रिकॉर्ड करें। ऐड बोले, नहीं एडवांस रेंटल नहीं, नहीं नहीं माय डियर, एडवांस रेंटल नहीं। ऐड रेंट रिसीव्ड एंड रिवर्स रेंटल इनकम
ये अल्फाज यूज करते होते हैं हम तो। रिवर्स रेंटल इनकम, रिकॉर्ड रेंट रिसीव। जी बोले 60। नेक्स्ट, in current tax working, reverse income and record receipt. In deferred tax working, carrying amount will appear and tax base will be 0. So what is carrying amount? Rent, unearned rent तो liability होती है ना फिर। unearned rent कितना? वजह बताएं, वजह हाथ खड़ा करके वजह बताएं। ये तो रूल नंबर आपने लगा दिया ना 3, लाइबिलिटी के कैरिंग अमाउंट ग्रेटर है टैक्स बेस से। ये वजह बताएं। यह बताया हुआ है ना, 1000 दफा बताया था। वो जो एक सवाल हमने किया था जिस दिन आप लोग आए थे, उसके बाद आप लोग कहते थे नहीं मैं हम घर बैठेंगे, हमें डर लग रहा है। घर में भी वही लाते, कॉलेज में भी वही लाते, घर बैठ के डर लग रहा है हमें। अच्छा, तो बोले ये अनअर्न्ड अगले साल अन हो के P&L में, अकाउंटिंग वाले अगले साल इनकम में डालेंगे, टैक्स वाले कहेंगे नहीं 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 माइनस कर लो क्योंकि इस पर टैक्स दे चुके हो। तो अगले साल माइनस होगा तो डिडक्टेबल इन फ्यूचर। बल्कि जो उर्दू में क्वेश्चन 9 एक करवाया था, चारों बातें लिखवाई थी, प्रीपेड अनअर्न्ड चारों बातें लिखवाई थी। दोबारा सोचें, अनअर्न्ड अगले साल अन होके P&L में जाएगा तो अकाउंटिंग वाले इसे इनकम में डालेंगे, तो टैक्स लगेंगे नहीं यार ना डालो माइनस कर लो क्योंकि ऑलरेडी इनकम में और वो टैक्स भी दिया। साल अभी ऐड कर रहे हैं हम 16, अभी देखिएगा थोड़ी देर में करंट टैक्स पे हम टैक्स देंगे। ये 16 ऐड हुए ना, एंड पे 30% अब इस पे लगाएंगे, तो इसलिए डिडक्टेबल इन फ्यूचर 16। यार अब इस पे अलग अलग लगाना पड़ेगा, सवाल में लिखा हुआ था, क्या करें? यार आज से ना बस बहुत हो गई है। DTL के लिए पॉजिटिव साइन यहाँ यूज कर लिया करें, DTA के लिए नेगेटिव। आज से ये शुरू कर दें, फिर अब काफी हो गया क्योंकि बस बहुत हो गया। ऊपर हम इस तरह पेपर में लिख दिया करेंगे DTL/DTA, पेपर में इस तरह लिख दिया करेंगे कि DTL के लिए मैं पॉजिटिव साइन यूज कर रहा हूँ, DTA के लिए कोई तुक नहीं है पॉजिटिव नेगेटिव की, बस ताकि कैलकुलेटर पे जमा माइनस करना आसान हो जाए। ये थोड़े से बड़े हो जाए, आप समझ आ गई? बट DTA पॉजिटिव नहीं, असल में DTA पॉजिटिव ICAP भी नहीं करता। DTA पॉजिटिव इसलिए नहीं होता, ICAP का भी आपने देखा है, उसने DTA को नेगेटिव लिखा हुआ है। DTA पॉजिटिव इसलिए नहीं होता कि टैक्स आमतौर पे लाइबिलिटी नेचर की चीज है, एसेट नेचर की चीज नहीं है, टैक्स वापस नहीं मिलना होता बल्कि देना होता है, इसलिए आमतौर पे DTL के लिए पॉजिटिव साइन यूज होता है। जी 8 पॉइंट 4 पॉइंट प्लस या माइनस? अगर प्लस है तो इधर जरूर लिखें ताकि जरा याद भी रहे। 5.6 DTL। वर्किंग नंबर ट्वेल्व, वर्किंग नंबर 12। बताएं जी।
हाँ जी, ओपनिंग भाई ये 25.2 सवाल में दिया हुआ है। वैसे यहां से भी देख लें जो हमने वर्किंग, ओहो सॉरी वो तो मिटा दी हमने, 25.2 और क्लोजिंग 19.6 7.1। बस अब टाइम नहीं है तो बस CTE और DT और नो इट इज उल्टा। एंट्री करके देखें, DTL डेबिट, DTE क्रेडिट मींस खुशी, क्रेडिट का मतलब तो खुशी होता है, TE कम हो रहा है जी। रिकॉन, PBT, टैक्स रेट, कैलकुलेटर पे टैक्स 152.4। अच्छा जी, अब आप यहां तक नोट कर लें, फिर मुझे डिडक्शंस नॉट अलाउड बताएं। डिडक्शंस नॉट अलाउड, भाई डिडक्शन नॉट अलाउड ढूंढे। डोनेशन, कमीशन, डिडक्शन नॉट अलाउड, एड टैक्स ऑन डोनेशन, क्योंकि ये 5 इंटू प्लस माइनस। अच्छा जी, इसके बाद कमीशन इनकम, इसके बाद कमीशन इनकम, इस पे डिफरेंट रेट नहीं है, इस पे रेट 0% है। कमीशन इनकम पे यहां जाके देख लें, रेट 0% है। तो लेस कमीशन 12 इंटू, क्योंकि कमीशन क्या है, एग्जेम्प्ट, बोलें बार बार, डोनेशन क्या है, डिडक्शन नॉट अलाउड, डोनेशन क्या है, डिडक्शन नॉट अलाउड, और कमीशन क्या है, एग्जेम्प्ट। साइन कौन से यूज करने हैं हमने, जो करंट टैक्स में यूज हो रहे हैं। करंट टैक्स में डोनेशन के लिए कौन सा साइन यूज हो रहा है, एड, और कमीशन के लिए। और आज एक बात सुन ले हमेशा के लिए, जहां जहां डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में डिफरेंट रेट लगा है वो भी रिकॉन्सिलिएशन में जाएगा। जहां जहां डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में डिफरेंट रेट लगा है वो भी रिकॉन्सिलिएशन में जाएगा। सारे जरा ऊपर देखें एक मिनट के लिए, सारे ऊपर देखें। 508 पूरे पे लगा दिया 30%, इसी 508 में तो डिविडेंड भी पड़ा हुआ था, इस पे तो 30% देना ही नहीं, इस पे कितने परसेंट देने हैं? किसी को पता है आप 10 लगाएंगे या 20% लगाएंगे? 20% लेस डिविडेंड। डिविडेंड कितना कमाया? 35 पे, इधर देखिए इधर देखिए इधर देखिए, 35 पीबीटी में पड़े होने की वजह से, सवाल में लिखा हुआ था ना अदर इनकम में पड़ा हुआ है, 35 पीबीटी में पड़े होने की वजह से कितना लग गया है, कितना लगने, 10। कहां से पता चला भाई? डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में भी ना जहां जहां रेट चेंज आया करेगा उसको रिकॉन में लेके जाया करेंगे। कितना ज्यादा लग गया? खुदा के लिए अगर किसी के लेक्चर रह गए हैं वो ले ले, प्लीज ले ले।
जुल्म ना करें अपने ऊपर। ऐसे गफलत में अगर टाइम आप लोगों ने गुजार दिया है, बहुत बड़ा नुकसान आप लोगों ने अपना किया है। तो ये जो 2 लेक्चर पिछले रह गए हैं IAS 12 को खुदा के लिए ईजी ना लें, ईजी है बस उसके लिए जो साथ साथ कर रहे हैं। अभी माशाल्लाह लोगों ने बोला, मुझे बड़ी खुशी हुई है 20%, जिन्होंने 20% बोला है, ये कुछ कर रहे हैं तो 20% बोला है, ठीक है जाएं। तो जो उठ गए हैं बस ठीक है, बाकी लिख लें कि डेफर टैक्स में भी अगर रेट डिफरेंट होगा 30% से तो उसको भी रिकॉन में लेके जाएंगे। डेफर टैक्स में भी अगर रेट डिफरेंट होगा 30% से तो उसको भी रिकॉन में लेके जाएंगे। क्योंकि कल में ये याद करेगा, रिकॉन्सिलेशन रिवाइज कर लेंगे एक दफ़ा।